Hello students, a very good morning to all of you. Our students, आज केमिकल काइनेटिक्स का कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं डील करने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा कोई भी रिएक्शन किस प्रकार से मॉलिक्यूल के, एटम के या आयन के आपस में कोलाइड करने से होती है। इसमें हम लोग कोलाइजन फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे टेम्परेचर के ऊपर किसी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोलाइजन फ्रीक्वेंसी यानी टक्कर आवृत्ति और अभिक्रिया के वेग के बीच में संबंध, और साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने एक ग्राफ दिया था, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स ऑफ एनर्जी एंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले ही बता दें, आज का लेक्चर अगर आप समझना चाहते हैं तो पहला कंडीशन आपके साथ ये है कि पूरे लेक्चर को एक बार में देखिएगा, और देखने के बाद जो लेक्चर के लास्ट में आपको नोट्स बनाने का तरीका दिए हैं, उस नोट्स में मैंने पूरे लेक्चर को दोबारा से समझाया भी है, रिवाइज भी कराया है, ताकि कोई डाउट आपके दिमाग में ना रहे। हो सकता है शुरुआत में कुछ चीज़ें आपको कठिन लगे, पर जैसे जैसे देखते जाओगे वो आसान होते जाएगा। तो एक और बात, अगेन जो स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे कि सर आपका वीडियो कैसे हमारे तक सबसे पहले पहुंचे, कब आप डालते हैं हमें पता चल जाए, तो उनके लिए यही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन होता है उसे दबा दिया करो, ताकि कोई भी वीडियो में कभी भी रात में अपलोड हो, कभी भी हो, डिपेंड करता है इंटरनेट स्पीड के ऊपर, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। कोलाइजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, अभिक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत। तो देखिए, इसमें हम आपको बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा समझने वाले टॉपिक है। इस सिद्धांत के अनुसार, यानी कोलाइजन थ्योरी के अनुसार स्टूडेंट्स, कोई भी केमिकल रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, कोलाइजन थ्योरी यानी टक्कर सिद्धांत या संगठन सिद्धांत, कोलाइजन थ्योरी के अनुसार या टक्कर सिद्धांत के अनुसार कोई भी केमिकल रिएक्शन कब होती है, जब रिएक्टेंट यानी अभिकारक के जो स्पीसीज है, यानी अभिकारक के जो पदार्थ हैं, ये एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को संपन्न कराने के लिए जो रिएक्टेंट के स्पीसीज हैं, अभिकारक पदार्थ हैं, वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, ये आपस में टकराते हैं। जब ये टकराएंगे तभी अभिक्रिया संपन्न होगी, और इनके टकराने पर ही अभिक्रिया संपन्न होगी, तो किसका निर्माण होगा, प्रोडक्ट का निर्माण होगा। यानी पहला पॉइंट, व्हाट इज कोलाइजन थ्योरी, टक्कर सिद्धांत क्या कहता है। कोलाइजन थ्योरी के अनुसार जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं, उनके टकराने के कारण पुराने आबंध टूटते हैं और नए आबंधों का निर्माण होता है, जिससे प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। It means that according to collision theory, when molecules get collides with each other, due to their collision, product is formed, because due to collision, old bonds are broken and new bonds are formed, and this new bond results in the formation of product formation.
तो अब हमारा पूरा का पूरा ध्यान, क्योंकि हमें ये पता चला कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट की स्पीसीज, रिएक्टेंट अभिकारक के पदार्थ आपस में टकरा रहे हैं तो प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें दो क्वेश्चन सामने आते हैं इस टक्कर से संबंधित। क्या कोई भी टक्कर से, कैसे भी टक्कर होगा, किसी भी प्रकार से कोलाइजन होगा तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? ध्यान दीजिएगा, कोई भी मॉलिक्यूल आपस में टकरा दे, किसी भी रूप में टकरा जाए तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ टकराने से प्रोडक्ट नहीं बनता है। अगर प्रोडक्ट हमें बनाना है, उस टक्कर को इफेक्टिव कोलाइजन, यानी जब अभिकारक के अणु आपस में प्रभावशाली टक्कर करते हैं, इफेक्टिव कोलाइजन करते हैं, तब किसका निर्माण होता है? प्रोडक्ट का, प्रतिफल का निर्माण होता है। बड़ा सीधा सा बात मैंने बोला, अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए यानी प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को टकराना होगा। फिर मैंने बोला सभी टक्कर से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। किस टक्कर से प्रोडक्ट बनेगा? जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल सही तरीके से, प्रभावशाली तरीके से टकराएंगे तो प्रोडक्ट का निर्माण होता है। अब कौन सा टक्कर प्रभावशाली होगा, कौन सा टक्कर प्रभावशाली नहीं होगा, ये दो बातों के ऊपर निर्भर करता है। पहला, ऊर्जा अवरोध, एनर्जी बैरियर। ध्यान देते रहिए, पहला ऊर्जा अवरोध, एनर्जी बैरियर। पूरे लेक्चर में पूरा ध्यान देते रहो, दिमाग इधर से उधर बिल्कुल ना जाए। पहला ऊर्जा अवरोध और दूसरा अभिविन्यास कारक, ओरिएंटेशन फैक्टर या बैरियर। तो कौन सा मॉलिक्यूल प्रभावशाली टक्कर कर रहा है वो किन दो बातों के ऊपर निर्भर करेगा? ऊर्जा अवरोध के ऊपर और प्रभाव, ऊर्जा अवरोध के ऊपर एनर्जी बैरियर और अभिविन्यास अवरोध, ओरिएंटेशन बैरियर के ऊपर निर्भर करेगा। तो स्टूडेंट्स एक एक करके समझते हैं कि एनर्जी बैरियर क्या होगा, ऊर्जा अवरोध, और ओरिएंटेशन बैरियर, अभिविन्यास अवरोध। तो पहले समझते हैं एनर्जी बैरियर। देखिए, आज के लेक्चर में केवल समझिएगा बोर्ड पे, और नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में तुम लोगों का रिवीजन भी कराए हैं, तो वहाँ से आप नोट्स बनाइएगा। शुरुआत में पहले मन भर समझ लेना ताकि कोई कंपटीशन का सवाल आपका मिस ना हो। ऊर्जा अवरोध, एनर्जी बैरियर। ऊर्जा अवरोध क्या है? ध्यान देना, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को स्टूडेंट्स इफेक्टिव कोलाइजन, यानी अगर अभिकारक के अणु प्रभावशाली टक्कर करना चाहते हैं, इफेक्टिव कोलाइजन करना चाहते हैं, या दूसरे शब्दों में इफेक्टिव कोलाइजन करके प्रोडक्ट का निर्माण करना चाहते हैं, प्रतिफल का निर्माण करना चाहते हैं, तो उन अभिकारक के अणु को एक ऊर्जा की निश्चित मात्रा की जरूरत पड़ती है। एक एनर्जी का फिक्स्ड अमाउंट, निश्चित मात्रा की जरूरत पड़ती है। उसी न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा को, उसी ऊर्जा की निश्चित मात्रा को
या उस न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा को ही, यानी जिसकी जरूरत रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को पड़ती है, अभिकारक से प्रतिफल में परिवर्तित होने के लिए उस ऊर्जा अवरोध को ही क्या बोला जाता है? एनर्जी बैरियर। आप ऐसे समझो, मान लो मैं एक क्लास टेस्ट लेता हूँ और उस क्लास टेस्ट में मैं कहता हूँ 100 नंबर में जितने छात्र 90 नंबर ले आएंगे, मेरी नज़र में वो टॉपर्स होंगे या वही क्लास के स्टूडेंट टॉपर कहलाएंगे। अब आप मुझे बताओ, 400-500 विद्यार्थी टेस्ट में बैठा, अगर उन विद्यार्थियों को टॉपर बनना है, उन विद्यार्थियों को टॉपर बनना है तो अवरोध कितना है? 90 नंबर का। यानी रुकावट कितने की है? 90 नंबर की। जो विद्यार्थी इस 90 नंबर को पार कर जाएगा वो क्या बन जाएगा? टॉपर बन जाएगा। यहां भी सेम कंसेप्ट। एनर्जी बैरियर क्या कहता है? एनर्जी बैरियर कहता है यदि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को प्रभावशाली इफेक्टिव टक्कर करना है जिससे प्रोडक्ट बन सके, तो उन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा चाहिए, ऊर्जा की एक न्यूनतम मात्रा चाहिए होगी जिसको प्राप्त करके वो प्रभावशाली टक्कर कर सकते हैं। उसी ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा, यानी जिस ऊर्जा की उनको जरूरत है, वो बोला जाता है उस रुकावट को, उस बैरियर को पार करने पर वो किसका निर्माण करेंगे? प्रतिफल का। वही क्या कहलाता है? एनर्जी बैरियर। इसमें एक और इम्पोर्टेंट टर्म आता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी आगे भी आएगा या इससे भी पहले पढ़ाए थे। हिंदी में दहली ऊर्जा कहते हैं। तो जो ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा, यानी मैं ऐसे डेफिनेशन दूं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलने के लिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलने के लिए या प्रभावशाली टक्कर करने के लिए जो ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होती है, उसी न्यूनतम मात्रा को थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहली ऊर्जा कहते हैं। जिस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास, जिस अभिकारक मॉलिक्यूल के पास ऊर्जा का मान दहली ऊर्जा से अधिक हो जाता है, वो प्रभावशाली टक्कर करता है और वही प्रतिफल का निर्माण करता है। फिर से ध्यान देना, हमने बोला व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी? दहली ऊर्जा क्या है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में बदलने के लिए या प्रभावशाली टक्कर करने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा की जरूरत पड़ती है। उस न्यूनतम ऊर्जा को ही दहली ऊर्जा कहते हैं। जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास दहली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा होती है, वो प्रभावशाली टक्कर करते हैं और प्रोडक्ट में बदलते हैं। तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी is the minimum amount of energy. Threshold energy is the minimum amount of energy required for reactant molecule to get converted into product or do effective coalescence, and this minimum amount of energy is called threshold energy. Those reactant molecules having energy value greater than threshold value, those reactant molecule having energy value greater than threshold energy get converted into product or they do effective coalescence. अब हमें एक कारक पता चल गया। सारी बातों को एक बार रिपीट करते हैं। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है और कंपटीशन में बार बार पूछता है क्या कॉम्बिनेशन बना। मैंने बोला
आज की क्लास में क्या पढ़ा रहा हूं? अभिक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत। और मैं बार बार बोल रहा हूं, पूरे लेक्चर को एक बार में देखना। अगर टुकड़ों में देखोगे, जो समझाना चाहता हूं वो समझ नहीं पाओगे। एक बार में देखना, लेक्चर बड़ा है, देखने के साथ साथ नोट्स भी बना के खत्म कर देना। मैंने कहा कोलेजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन वेग, अभिक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत। इसमें बताया कोई भी टक्कर सिद्धांत के अनुसार, कोलेजन थ्योरी के अनुसार कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में टक्कर करते हैं, उनके टक्कर करने से प्रोडक्ट बनता है। फिर मैंने बताया कि किसी भी प्रकार का टक्कर करने से या सभी टक्करों से प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होता। उन्हीं टक्कर से प्रोडक्ट का निर्माण होता है जो टक्कर प्रभावशाली होती है, जो इफेक्टिव कोलेजन होता है। अब सवाल ये उठता है कि कब कब इफेक्टिव कोलेजन होगा, प्रभावशाली टक्कर कैसे उत्पन्न होगी। तो आपको बताया प्रभावशाली टक्कर दो कारकों के ऊपर निर्भर करती है। पहला ऊर्जा अवरोध और दूसरा अभिविन्यास अवरोध। ऊर्जा अवरोध क्या था, एनर्जी बैरियर क्या था? तो मैंने बोला यदि रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल चाहता है कि वो प्रोडक्ट में बदले, इफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, यदि रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदलना चाहता है तो उसको ऊर्जा की एक न्यूनतम मात्रा को पार करना पड़ेगा। उस ऊर्जा की न्यूनतम वैल्यू से ज़्यादा ऊर्जा लानी पड़ेगी। तो जो ऊर्जा की न्यूनतम वैल्यू है वो उसके लिए किसकी तरह काम करेगी? बैरियर की तरह। इसे ऊर्जा अवरोध कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी का वो मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी विच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यानी अभिकारक अणुओं में वह ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा जिसको प्राप्त करके वो प्रतिफल में बदल सकते हैं या जिससे ज़्यादा ऊर्जा रख के प्रतिफल में बदल सकते हैं, उसे दहली ऊर्जा कहते हैं। ये कंसेप्ट हुआ। अब बात करते हैं दूसरा, ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर समझते हैं स्टूडेंट्स। अभिविन्यास अवरोध। तो स्टूडेंट्स समझते हैं ओरिएंटेशन बैरियर, अभिविन्यास अवरोध। तो देखें ओरिएंटेशन बैरियर क्या है। जब केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें टक्कर होनी चाहिए, पर उसके लिए जरूरी है टक्कर सही दिशा में होना चाहिए और सही अणुओं का सही परमाणुओं के साथ होना चाहिए। यानी अणु में तो परमाणु उपस्थित होगा ना, यानी जो टक्कर का डायरेक्शन होना चाहिए, जो टक्कर का अभिविन्यास होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। अगर टक्कर सही होगा, इस प्रकार से टक्कर होना चाहिए, टूटने वाले बॉन्ड, जो बॉन्ड टूटने हैं और जो बॉन्ड बनने हैं, वो सही तरीके से कोलाइड होना चाहिए, तब जाके आपका प्रोडक्ट बनेगा। एग्जाम्पल देख लो, मैंने कहा NO2 प्रोडक्ट बनाता है N2O4। अब इसमें ओरिएंटेशन बैरियर आपको दिखाते हैं। देख लीजिए, ये NO2 मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ऐसा ही बनता है NO2, और ये भी कौन सा मॉलिक्यूल है? NO2। अब स्टूडेंट्स, ये दोनों मॉलिक्यूल अगर रिएक्शन करना चाहते हैं तो पहले क्या करना पड़ेगा? कोलाइड करना पड़ेगा। ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के समीप आते हैं, मॉलिक्यूल अप्रोच। अप्रोच का मतलब एक दूसरे के समीप आना, समीप आते हैं। यहाँ पर इनके बीच में टक्कर होता है, कोलाइजन। देखिए टक्कर हो रहा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से टकरा रहा है। अगर ये टक्कर सही दिशा में हुई, सही तरीके से हुई, तो प्रोडक्ट बन गया N2O4 और आप इसे कहेंगे सही अभिविन्यास, क्योंकि हमारा प्रतिफल बन गया। परंतु अगर यही टक्कर अलग तरह से हो जाए, ये NO2 मॉलिक्यूल, ये NO2 मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल हो गए, आपस में टकराते हैं, यहाँ पर टक्कर होता है।
अब मान लीजिए यहाँ पर टक्कर होता है, यहाँ नाइट्रोजन की तरफ से ना होकर टक्कर कुछ इस तरह से होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन, ये जो टक्कर हो रहा है नाइट्रोजन की तरफ से ना होकर किससे होने लगा स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन की तरफ से टक्कर होने लगा। तो अब बताओ, नया बॉन्ड तो नाइट्रोजन के साथ बनना है पर टक्कर ऑक्सीजन के साथ होगा, तो क्या सही अभिविन्यास है? ये कैसा अभिविन्यास हो जाएगा? गलत तरीका हो जाएगा। और जो गलत तरीका होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा, बल्कि जो दोनों मॉलिक्यूल हैं नाइट्रोजन के वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, जैसे लिए थे उसी तरह हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि सही अभिविन्यास का होना जरूरी है, यानी ये दो कारकों का होना जरूरी है। इसी को बोला जाता है अभिक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत। उम्मीद है स्टूडेंट क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं टक्कर आवृत्ति के बारे में, संगठन आवृत्ति के बारे में, कोलाइजन फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट रिलेशन करने जा रहे हैं। अभिक्रिया के वेग यानी dx/dt की बात कर रहे हैं या रेट की बात कर रहे हैं, तथा संगठन आवृत्ति या टक्कर आवृत्ति में संबंध, रिलेशन बिटवीन कोलाइजन फ्रीक्वेंसी एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, हमें अभिक्रिया का वेग तो पता है स्टूडेंट्स, हमें अभिक्रिया का वेग पता है, परंतु कोलाइजन फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं है पता। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कोलाइजन फ्रीक्वेंसी। क्या कहता है कोलाइजन फ्रीक्वेंसी? तो देख लीजिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट स्पीसीज, रिएक्टेंट स्पीसीज के बीच प्रति सेकेंड यानी प्रति इकाई समय में, प्रति पर सेकेंड, प्रति इकाई समय, प्रति इकाई आयतन, पर यूनिट वॉल्यूम में होने वाले कोलाइजन की संख्या को ही, ध्यान दीजिएगा, प्रति इकाई समय, प्रति इकाई आयतन में अभिकारक अणुओं के बीच जो टक्करों की संख्या होती है, अगेन प्रति इकाई समय, प्रति इकाई आयतन में अभिकारक अणुओं के मध्य जो टक्करों की संख्या होती है, उसी को बोला जाता है कोलाइजन फ्रीक्वेंसी। इसको जेड से सूचित करते हैं। इंग्लिश में अगर आपसे बोला जाए द नंबर ऑफ कोलाइजन, द नंबर ऑफ कोलाइजन बिटवीन रिएक्टेंट स्पीसीज, बिटवीन रिएक्टेंट स्पीसीज एट पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड कोलाइजन फ्रीक्वेंसी। इट इज डिनोटेड बाय जेड। अर्थात प्रति सेकेंड प्रति इकाई आयतन में, एट पर सेकेंड एट पर यूनिट वॉल्यूम, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गेट कोलाइड विद ईच अदर। अभिकारक अणुओं के टक्करों की संख्या को बोला जाता है कोलाइजन फ्रीक्वेंसी। किससे डिनोट करते हैं? इसे जेड से डिनोट करते हैं। अब हमें कोलाइजन फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चल गया, तो अब रिलेशन निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप रिलेशन की बात करें, संबंध का, तो देखिए जेड यहां पर मैं स्टूडेंट्स, मैं बार बार कह रहा हूं, आज के लेक्चर को आप लोग एक बार में पूरा देखेंगे। जो बोर्ड पे बता रहे हैं सब कुछ नोट्स में अवेलेबल है,
पहले समझ लेना। यदि मैंने बोला Z आपका कोलाइजन फ्रीक्वेंसी है और F फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी अणुओं का प्रभाव फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या है, जो क्या कहते हैं इफेक्टिव कोलाइजन। तो मैं रिलेशन बनाने जा रहा हूं। यदि मैं कहता हूं किसी अभिक्रिया में टक्कर आवृत्ति Z है और उन अणुओं की संख्या या उन अणुओं का प्रभाव जो प्रभावशाली टक्कर करते हैं वो F है, तो इसके लिए डायरेक्टली बोला जाता है, स्टूडेंट ये रिलेशन होता है, माइंड में रखिए, रेट बराबर dx/dt। अगर x अभिकारक ले रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, क्या होता है Z/F। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों के गतिज आणविक सिद्धांत के अनुसार, आपको याद होगा, आपको बोल्ट्जमैन फैक्टर के बारे में पढ़ाए थे, वहां से F बराबर आता है E का पावर -E/RT। अब स्टूडेंट्स यहां पर जो E है, समझिएगा, यहां पर जो E है उस एनर्जी के वैल्यू को बताता है जिसको प्राप्त करने के बाद या जिससे ज्यादा एनर्जी होने के बाद, मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पर T टेम्परेचर को बता रहा है, R गैस कांस्टेंट को बता रहा है, E उस ऊर्जा को बता रहा है, उस एनर्जी को बता रहा है जिसको प्राप्त करने के बाद रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रभावशाली टक्कर करते हैं, इफेक्टिव कोलाइजन करते हैं या प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। तो ये एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो सकती है या इसी एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी, इसी एनर्जी को संक्रियण ऊर्जा भी हम कह सकते हैं। अब ये एनर्जी अगर एक्टिवेशन एनर्जी है तो इस E की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। तो यहां से F बराबर E का पावर -EA/RT, इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। अब क्या करें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से रेट बराबर dx/dt का कोई जरूरत नहीं, Z F की जगह E का पावर -EA/RT। अब देखिए बहुत सारे बुक्स में इतने पर ही छोड़ देता है, पर अगर इतने पे ही हो गया या इतने पे टॉपिक को छोड़ दें तो आप ये बताइए इस रिलेशन में केवल ऊर्जा अवरोध आया ना, एनर्जी की बात आई, पर हमें पता है कि जो इफेक्टिव कोलाइजन है वो ऊर्जा अवरोध और ओरिएंटेशन के ऊपर निर्भर करता है। यदि ओरिएंटेशन फैक्टर यानी अभिविन्यास को हम शामिल कर लें और हम आपसे कहते हैं कि जो हमारा अभिविन्यास है उस अभिविन्यास को मैं किससे दिखा रहा हूं, P से, तो इसको अगर इस इक्वेशन में मैं शामिल करूं तो अब मेरा रेट क्या बन जाएगा, P Z E का पावर -EA/RT, यही मेरा फाइनल संबंध बनेगा। यहाँ पर P किसको बताएगा, अभिविन्यास कारक को सही तरह से टकरा रहा है, सही दिशा में टकरा रहा है कि नहीं,
जेड किसको बताएगा? कोलाइजन फ्रीक्वेंसी को। EA किसको बता रहा है? संक्रियण ऊर्जा को, यानी वही अणु टकराएगा, वही अभिकारक टकराएगा जिसके पास इतनी ऊर्जा होगी। R किसको बता रहा है? गैस नियतांक को। T किसको बता रहा है? टेम्परेचर को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन बन के आता है। तो स्टूडेंट्स, आपके नोट्स में अवेलेबल है, स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत नहीं है, बस बढ़िया से समझ लो और पूरे लेक्चर को अंत तक देखना और नोट्स भी एक ही साथ देखने के बाद बना लीजिएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्यों बढ़ता है, या टेम्परेचर का रिएक्शन रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। देखिए, मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में भी बताया था, उसमें टेम्परेचर का प्रभाव बताया था। वहाँ पर बताया था कि लगभग सभी अभिक्रियाओं में, इन ऑल द रिएक्शंस, लगभग सभी अभिक्रियाओं में हम क्या देखते हैं, यदि टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं, यदि टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं, तो जो रिएक्शन है, जो अभिक्रिया है, उसका वेग, जो रिएक्शन है उसका वेग लगभग 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। फिर उस बात से आगे बढ़ते हुए बोला जाता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर टेम्परेचर के प्रभाव को ताप गुणांक टेम्परेचर कोफिशिएंट से व्यक्त किया जाता है। जैसे देखो, टेम्परेचर कोफिशिएंट को n से सूचित करेंगे, T + 10 डिग्री सेल्सियस, यानी ऊपर वाला 308 केल्विन हो गया। अगर ये 298 है, 10 जोड़ दोगे तो 308 हो जाएगा। इस पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू डिवाइडेड बाय 298 केल्विन पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू, जो भी वैल्यू आता है स्टूडेंट्स, उस वैल्यू को ही टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं और इसके आधार पर अभिक्रिया के वेग का फैसला किया जाता है। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू आता, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू आता है, 2 से बड़ा होता है और 3 से छोटा होता है। तो अब हम देखते हैं क्या रेट ऑफ रिएक्शन पर सिर्फ टेम्परेचर कोफिशिएंट से ही हम बात कर सकते हैं। इसमें बात करते हैं कैसे, यानी मैं आपको बताने जा रहा हूं टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन लगभग 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना या 3 गुना हो जाता है, क्यों हो जाता है, मैं उससे बताने जा रहा हूं। तो बोला जाता है कोलाइजन फ्रीक्वेंसी के कारण, यानी टक्कर आवृत्ति के कारण। तो देखो, जब कोलाइजन फ्रीक्वेंसी की बात की जाती है तो बोला जाता है Z प्रोपोर्शनल टू √ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये रिलेशन होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपको पढ़ाए थे, अभी समझ लो। कहा जाता है टेम्परेचर बढ़ा देने पर, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा देंगे, ठंडा पानी है गैस के ऊपर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर गैस जला के रख रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो मॉलिक्यूल्स क्या करने लगते हैं, काइनेटिक मोशन करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। उनके काइनेटिक मोशन करने के कारण, गति करने के कारण उनके बीच में टक्कर ज़्यादा होता है, और उनके बीच में टक्कर ज़्यादा होता है तो उनका कोलाइजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, और इस कोलाइजन फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ये एक बात, पर क्या कोलाइजन फ्रीक्वेंसी के केवल बढ़ने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना होगा? नहीं स्टूडेंट्स, अगर ऐसा होता तो आप खुद देख लो। अगर हम आपसे कह रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि कोलाइजन फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल होता है
अंडर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। इसके आधार पे अगर मैं बोलूं Z का वैल्यू 308 केल्विन पर और Z का वैल्यू 298 केल्विन पर, तो उसके हिसाब से 308 यहाँ पर 298 केल्विन। जब हम इसको सॉल्व करते हैं लगभग 1.016 आता है। यानी कोलाइजन फ्रीक्वेंसी, अगर सिर्फ कोलाइजन फ्रीक्वेंसी के आधार पे हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ेगा? 1.016 टाइम बढ़ेगा। पर अभी हमने आपसे कहा कि वास्तव में रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे 2 गुना से 3 गुना बढ़ता है। यानी अभिक्रिया का वेग केवल कोलाइजन फ्रीक्वेंसी के कारण नहीं बढ़ता है, कोई और भी कारण है। अब उस कारण को समझते हैं। दूसरा कारण है स्टूडेंट्स इफेक्टिव कोलाइजन। इफेक्टिव कोलाइजन प्रभावशाली टक्कर, और इसको समझने के लिए मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कर्व, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। तो कोलाइजन फ्रीक्वेंसी ने तो बताया कितना बढ़ेगा, 1.016 टाइम। अब कैसे दोगुना हो रहा है उसको बताने के लिए प्रभावशाली टक्कर की बात की जाती है। उसके लिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कर्व की बात करें। इस ग्राफ से हम लोग इसे समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स F, यानी F उन अणुओं की संख्या को बताएगा जो प्रभावशाली टक्कर करने में सक्षम है। और प्रभावशाली टक्कर किसके ऊपर निर्भर करेगा? एनर्जी के ऊपर निर्भर करेगा। ये ओरिजिन कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है। अगर मैं बोल रहा हूं ये ग्राफ कब आया, जब टेम्परेचर T है, ग्राफ समझ लेना। पर अभी हमें पता नहीं है। क्या इस ग्राफ को देखकर आप मुझे ये बता सकते हो कौन प्रभावशाली टक्कर कर रहा है? तुम बोलोगे सर वही प्रभावशाली टक्कर करेगा जिसकी ऊर्जा का मान दहली ऊर्जा से अधिक होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जो ये A बिंदु है, समझिएगा ग्राफ पढ़ने का तरीका। यहां पर जो ये A पॉइंट है, ये किसको बता रहा है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। नोट्स में भी बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाए हैं, जो पढ़ने वाले छात्र को मन भर समझ सकते हैं। ये A पॉइंट दहली ऊर्जा को बता रहा है। तो अब मुझे बताओ, यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, टेम्परेचर T दिए, यहाँ तक आए। इस बिंदु से पहले तक जितने मॉलिक्यूल हैं, क्या कोई प्रभावशाली टक्कर कर रहा है? कौन सा मॉलिक्यूल करेगा? जो इसके आगे बढ़ जाएगा, यानी जिसका एनर्जी का वैल्यू इस A बिंदु से ज्यादा, दहली ऊर्जा से ज्यादा आ जाएगा। मान लीजिए ये ग्राफ यहाँ खत्म हो, इसे B कहा, इसे C, इसे D। ध्यान दें, यानी A, B, C, D जितना क्षेत्रफल घेरे हैं, इतने मॉलिक्यूल प्रभावशाली
टक्कर करेंगे। कितने टेम्परेचर पे? T टेम्परेचर पे। अब तुम कहते हो कि टेम्परेचर को बढ़ाकर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए। यदि टेम्परेचर को स्टूडेंट्स 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। ये कितने मिला? T + 10 डिग्री। तो अब बताओ, अब हम क्या करेंगे? कौन से मॉलिक्यूल टक्कर कर रहे हैं? इस बिंदु को देखो, ध्यान देना। अब जो पहले ग्राफ था वो D पर कट कर रहा था। अगर मैं अब इस बिंदु को F पर कर दूं और इसको मिला दूं, A, B, इस बिंदु को E बोल दूं, इसको F बोल दूं, अब मुझे तुम लोग बताओ कि अब अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, अब टेम्परेचर को बढ़ा दिया 10 डिग्री सेल्सियस, पहले T टेम्परेचर पर कितने मॉलिक्यूल टक्कर कर रहे थे? A, B, C, D के बराबर कर रहे थे, इतना ही ना। अब T + 10 कर दिए तो कितने मॉलिक्यूल कर रहे हैं? A, B, E, F के बराबर। और तुम खुद देख लो, A, B, C, D की तुलना में A, B, E, F क्या है? लगभग डबल है ना। A, B, C, D की तुलना में A, B, E, F डबल है, और अगर वो डबल है तो इसका ये मतलब है 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रभावशाली टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या 2 गुना बढ़ गई। और यदि अणुओं की संख्या 2 गुना बढ़ गई तो आप खुद बताइए अभिक्रिया का वेग भी लगभग कितना बढ़ जाएगा? 2 गुना बढ़ जाएगा। तो इस कर्व को, इस वक्र को मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कर्व कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन्हें कंफ्यूजन हो वो एक बार फिर से देख लो। ये बिंदु A बता रहा है दहली ऊर्जा को, जिस मॉलिक्यूल का ऊर्जा इससे ज्यादा होगा वो प्रभावी टक्कर करेगा। T टेम्परेचर पर इससे पहले वाला प्रभावशाली टक्कर नहीं करेगा। जब एनर्जी का वैल्यू इससे ज्यादा हो गया तो प्रभावशाली टक्कर करेगा। T टेम्परेचर पे A, B, C, D इतना एरिया मिल रहा था, परंतु जब टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिए, ग्राफ को देखो, अब मिलने लगा A, B, E, F। पहले केवल A, B, C, D प्रभावशाली टक्कर करता, अब A, B, E, F करेगा, यानी A, B, C, D का 2 गुना करेगा, तो रेट भी कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। इस कंसेप्ट को मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कर्व कहते हैं, और ये किसके आधार पे दी? इफेक्टिव कोलाइजन के आधार पर। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स को मैंने कवर किया। कौन कौन से टॉपिक को कवर किया? और फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे लेक्चर को देखोगे तभी बेनिफिट होगा। आज के लेक्चर में सबसे पहले आपको बताए कोलाइजन थ्योरी के बारे में, टक्कर सिद्धांत के बारे में, फिर उसके बाद आपको बताया इफेक्टिव कोलाइजन के बारे में, प्रभावशाली टक्कर के बारे में, फिर उसके बाद आपको बताया थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में, दहली ऊर्जा के बारे में। जितने कंसेप्ट बोल रहे हैं कंपटीशन में पूछते हैं। फिर उसके बाद आपको हमने बताया कि प्रभावशाली टक्कर करने के लिए 2 फैक्टर काम करते हैं, एक ऊर्जा अवरोध और दूसरा अभिविन्यास अवरोध। फिर उसके बाद आपको कोलाइजन फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया। फिर उसके बाद आपको एक संबंध स्थापित किए रेट ऑफ रिएक्शन और कोलाइजन फ्रीक्वेंसी के बारे में। फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपको बताया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में भी आपको बताया टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में, कोलाइजन फ्रीक्वेंसी के बारे में, और लास्ट में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में। तो जितना अभी बोर्ड पे पढ़ाए हैं जस्ट
आपको उसका पूरा नोट्स मिल जाएगा या रिवीजन के साथ उसमें समझाए हुए हैं। तो कंप्लीट लेक्चर देखिएगा। आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स, थैंक यू। और स्टूडेंट्स, जो लोग रेगुलर अभी तक नोट्स बना रहे हैं उनके लिए आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। आप बोर्ड पे थ्योरी समझे हैं, उसके बाद आप रिवीजन के जरिए, नोट्स के जरिए एक बार समझ लेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं कोलाइजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, अभिक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत। तो समझिए क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू कोलाइजन थ्योरी, a reaction takes place because the molecule collide with each other। यानी कोलाइजन थ्योरी क्या कहता है, कोई रिएक्शन तभी होती है जब मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, कोलाइड होते हैं। अब बात करते हैं कोलाइजन फ्रीक्वेंसी की। कोलाइजन फ्रीक्वेंसी है क्या? The number of collisions that take place per second per unit volume of the reaction mixture। ध्यान देना, the number of collision यानी जो टक्कर हो रही है, कब हो रही है? पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, यानी पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कोलाइजन होता है, टक्कर होता है, उसी को कोलाइजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कंपटीशन में कुछ ये पूछता है। तो कोलाइजन फ्रीक्वेंसी क्या? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो टक्कर होगा पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम में, उसी को बोला जाएगा कोलाइजन फ्रीक्वेंसी और उसकी संख्या को। पर आपको बता दें, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं होता कि सबका सब प्रोडक्ट बना देगा। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकरा के प्रोडक्ट बनाएगा, उसकी टक्कर को बोला जाता है इफेक्टिव कोलाइजन। आइए देखते हैं। बट नॉट ऑल कोलाइजन्स आर इफेक्टिव, ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द कोलाइजन प्रोड्यूस अ रिएक्शन। दिस इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू फैक्टर्स। मैंने बोला सभी कोलाइजन इफेक्टिव नहीं होंगे, पर बहुत थोड़े से कोलाइजन इफेक्टिव होंगे। क्यों होंगे? उन्हें दो बातों से बताया जाता है। पहला, एनर्जी फैक्टर और एनर्जी बैरियर। एनर्जी फैक्टर और एनर्जी बैरियर बोला जाता है। फॉर अ कोलाइजन टू बी इफेक्टिव, अगर हम चाहते हैं हमारा कोलाइजन इफेक्टिव हो, द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव एनर्जी मोर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू। यानी अगर मैं चाहता हूं कि मेरा कोलाइजन इफेक्टिव हो, तो जो मॉलिक्यूल टकरा रहा है उसका एनर्जी का वैल्यू एक निश्चित मान से ज़्यादा होना चाहिए। किस मान से ज़्यादा होना चाहिए? उस एनर्जी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव, is known as threshold energy। It means that only those collisions of reactant will give product which have energy greater than threshold energy। तो समझ लेना, थ्रेशोल्ड एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास जो ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा होती है उसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, और वो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदलते हैं या इफेक्टिव कोलाइजन करते हैं जिनका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होता है। अब दूसरा फैक्टर देखते हैं। दूसरा फैक्टर है ओरिएंटेशन फैक्टर और ओरिएंटेशन बैरियर।
समझते हैं इसको, ओरिएंटेशन फैक्टर क्या कहता है, या ओरिएंटेशन बैरियर हम किसे कहते हैं। अगेन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आपका, ध्यान दीजिएगा। ओरिएंटेशन फैक्टर और ओरिएंटेशन बैरियर, in some cases it is found that even if a large number of colliding molecules have more energy than threshold value, यानी बहुत से रिएक्शन में ये देखा जाता है कि एक बड़ी संख्या में मॉलिक्यूल हैं जिनका एनर्जी का वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है। स्टिल रिएक्शन इज स्लो, पर फिर भी उनका रिएक्शन स्लो होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल एट द टाइम ऑफ कोलाइजन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका ओरिएंटेशन सही नहीं है। इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए NO2 क्या बना रहा है प्रोडक्ट? 2N2O4 बना रहा है। अब दोनों के लिए मान लिया NO2 ये नाइट्रोजन दोनों मॉलिक्यूल, ये पहला मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, तो नाइट्रोजन की तरफ से टकरा रहा है तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इस तरह से बॉन्ड बन गया, क्या बन गया? N2O4। तो इसे हम बोलेंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन। परंतु रिएक्शन बी में देखो, सेम वही NO2 दोनों मॉलिक्यूल नज़दीक आए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से टकरा रहा है, तो इस टक्कर के कारण नया बॉन्ड नहीं बन रहा है, ये मॉलिक्यूल टूटकर अलग हो जा रहे हैं। पर ये टूटकर अलग हो गए, क्यों अलग हो गए? क्योंकि इसका ओरिएंटेशन सही नहीं है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। यानी प्रोडक्ट का बनना दो बातों के ऊपर निर्भर करता था, एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन के ऊपर। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कोलाइजन फ्रीक्वेंसी। ये देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन और कोलाइजन फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर है। तो देखिए, अब हम कह दें यदि Z हमारा कोलाइजन फ्रीक्वेंसी है एंड F इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होज कोलाइजन आर इफेक्टिव। यदि मैंने बोला Z कोलाइजन फ्रीक्वेंसी है और F उन मॉलिक्यूल का संख्या है जो इफेक्टिव कोलाइजन करते हैं, जिनका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है, तो डायरेक्टली एक रिलेशन बनता है रेट ऑफ रिएक्शन -dx/dt रिएक्टेंट के टर्म्स में है, किसके बराबर? Z गुणे F। ये डायरेक्ट रिलेशन है, आप लोग माइंड में रखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे ये आता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन होता है। फिर बोला जाता है गैसों के गतिज आणविक सिद्धांत के द्वारा, काइनेटिक थ्योरी के द्वारा, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और बोल्ट्जमैन फैक्टर के द्वारा, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाए थे, वहाँ से ये जो F है, यानी जितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, एक रिलेशन आता है E⁻⁻RT। यहाँ पर E आपका उस एनर्जी को बता रहा है जिसका वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है। देख लीजिए, द मिनिमम रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी विच द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पोसेस फॉर कन्वर्जन इनटू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग देयर कोलाइजन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इससे पहले ही बताए थे, यानी ये उस एनर्जी को बता रहा है जो रिएक्टेंट के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी को। तो जब ये एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है तो एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग EA से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? EA से। यानी जो E था मेरा, अब किसके बराबर हो जाएगा? EA के बराबर, क्योंकि यही E एक्टिवेशन एनर्जी को बता रहा है। तो उस इक्वेशन में रख देंगे F बराबर E का पावर -EA/RT।
इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे। रेट के लिए ये इक्वेशन आ गया। कुछ किताबों में इतना ही लिख के छोड़ देता है, पर मैंने आपको बताया था किसी रिएक्शन का रेट जो है ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम ओरिएंटेशन को भी ले लें तो फर्दर इफ़ वी टेक ओरिएंटेशन फैक्टर, ओरिएंटेशन को P से डिनोट कर रहे हैं, तो अब रेट क्या बन जाएगा? रेट PZe⁻⁻ P आपका ओरिएंटेशन फैक्टर को बताएगा, Z कोलाइजन फ्रीक्वेंसी को बताएगा, EA एक्टिवेशन एनर्जी को बताएगा, R गैस कांस्टेंट को बताएगा, T टेम्परेचर को बताएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन बनकर आ गया। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, बताइए कोलाइजन थ्योरी का कौन सा बहुत बड़ा कमी है? देखिए, सबसे बड़ा कमी ये है, कोलाइजन थ्योरी में हम लोग एटम को, मॉलिक्यूल को एक हार्ड स्फीयर मान लेते हैं, कठोर गोला मान लेते हैं, और उसके स्ट्रक्चर की कल्पना नहीं करते हैं, जबकि हमें पता है हर मॉलिक्यूल का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे बोला जाए किसी रिएक्शन की स्पीड पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो याद रखना, बताए भी थे पहले, फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, अधिकांश अभिक्रिया में द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स नियरली डबल, जो रेट ऑफ रिएक्शन लगभग डबल हो जाता है, और इवन मोर देन 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, यानी 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है या उससे ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट के रूप में व्यक्त करते हैं। अगेन रिलेशन है, आपको माइंड में रखना है। टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेट कांस्टेंट का वैल्यू T पर प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 298 में 10 जोड़ दोगे 308 हो जाएगा। यहाँ रेट कांस्टेंट का वैल्यू 298 केल्विन पर जो भी आता है उसे टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। और ये देखा जाता है मैक्सिमम रिएक्शन के लिए, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू 2 से बड़ा और 3 से छोटा होता है। अब स्टूडेंट्स, एक और बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन ये बोला जाता है कि क्या रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन कोलाइजन के ऊपर डिपेंड करता है, इफेक्टिव कोलाइजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कैसे डिपेंड करता है। इसको मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने एक ग्राफ से बताने का प्रयास किया था, उसे भी हम लोग समझेंगे। कोलाइजन फ्रीक्वेंसी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, वेलोसिटी बढ़ेगा, देयरफॉर द कोलाइजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाने पर वेलोसिटी बढ़ गया, कोलाइजन बढ़ गया, तो कोलाइजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। इस बात को डिटेल में समझाने के लिए एक ग्राफ का सहारा लिया जाता है। फ्रैक्शन ऑफ F, यानी वे मॉलिक्यूल जिनका थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा वैल्यू है उसको F से दिखा रहे हैं, हैविंग इफेक्टिव कोलाइजन। आइए देखते हैं इस पूरे कंसेप्ट को एक ग्राफ की मदद से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्राफ क्या कहता है। देखिए, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ये 0 से ऊपर जा रहे हैं, ध्यान देना, 0 से ऊपर जा रहे हैं तो उन मॉलिक्यूल को बताएगा जिनका वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है, और नीचे वाली रेखा जो है एनर्जी को बता रही है। यहाँ पर एक पॉइंट है A, ये जो A पॉइंट है किसको बता रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी को, या आप कह सकते हो थ्रेशोल्ड एनर्जी के वैल्यू को बता रहा है। अब इससे ज़्यादा जिसका एनर्जी होगा वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा।
तो अब देखिए पहले वाले ग्राफ के लिए, ये ऊपर गए, यहाँ तक हम आ रहे हैं। इस बिंदु को देखें, इस बिंदु के नीचे ए है। अब इसके आगे ये ग्राफ इतना आगे जा रहा है ना, यानी इतना आगे जा रहा है, तो ये जितने मॉलिक्यूल हैं, ये जितने मॉलिक्यूल हैं जिसको हम ए बी सी डी से दिखा रहे हैं, ये मॉलिक्यूल आपस में टकराकर या इतने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। इसे इफेक्टिव कोलाइजन कहें। अब कहते हैं टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए, T+10। अब क्या होता है, ग्राफ ऐसे जाके कुछ इस तरह से हो गया। तो अब देखो क्या होगा, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट से किसका एनर्जी ज़्यादा है, ए से FeBa। तो अब पहले जो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदलते उनका वैल्यू कितना था, ABCD। ग्राफ का साइज छोटा ही ना हुआ। पर अब देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये जो ग्राफ है ये खुद बढ़ गया, ABEF। तो ये ग्राफ ये साबित करता है जब टेम्परेचर का मान कम है तो कम मॉलिक्यूल आपस में टकराए, ABCD, कम इफेक्टिव कोलाइजन मिला। पर जब टेम्परेचर को बढ़ा दिए तो ग्राफ बदल गया ABEF में। अब इफेक्टिव कोलाइजन का वैल्यू बढ़ गया, तो इफेक्टिव कोलाइजन बढ़ गया तो टक्कर ज़्यादा होगा, और टक्कर ज़्यादा होगा तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, फास्ट होगा। देख लीजिए, फॉर इफेक्टिव कोलाइजन टू गिव प्रोडक्ट द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी हम चाहते हैं प्रोडक्ट बने तो जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है उसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होना चाहिए। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T, हमने ये बताया पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्लॉटेड वर्सेस कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी, यानी F और एनर्जी के B में ग्राफ हमने बनाया, तो उस ग्राफ को बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। अब ये ग्राफ क्या बताता है, जो अभी हमने हिंदी में बताया, अगर पॉइंट A थ्रेशोल्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है तो जो शेडेड एरिया है ABCD रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। जी हाँ, अब टेम्परेचर को हमने T+10 कर दिया, तो जो हमारा शेडेड एरिया है वो डबल हो गया। पहले ABCD था, अब वो शेडेड एरिया ऑलमोस्ट डबल, वो एरिया किसके बराबर हो जाएगा, ABEF के बराबर। तो ये साबित करता है कि ज़्यादा मॉलिक्यूल टकराने लगे तो द इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इज मेनली ड्यू टू इफेक्टिव कोलाइजन। इफेक्टिव कोलाइजन के कारण हुआ। अब स्टूडेंट्स, इसमें एक और बात आप ऐसे याद रखिएगा, जो कोलाइजन फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल होता है। तो इस वे में टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो कोलाइजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ते जाएगा। अब हिंदी मीडियम के लिए बता देते हैं। अभिक्रिया वेगों का संगठन सिद्धांत यानी टक्कर सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया केवल अभिकारक अणुओं के संगठन के कारण नहीं होती है। इन टक्करों के दौरान पुराने बंधनों में विखंडन होता है। जी हाँ, पुराने बॉन्ड टूटते हैं तथा नए आबंधों का निर्माण होता है। अभिकारक के अणुओं को प्रभावी टक्कर करने के लिए दो मुख्य परिस्थितियाँ होती हैं। यानी कोई भी रिएक्शन होगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा, और ऐसा होने के लिए प्रभावी टक्कर करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट परिस्थिति होती है। पहला, किसी अभिक्रिया के होने के लिए संगठन अणुओं में उपयुक्त ऊर्जा का होना आवश्यक होता है।
अगर हम चाहते हैं कोई केमिकल रिएक्शन हो, टकराने वाले अणुओं में ऊर्जा होनी बहुत ज़रूरी होती है। जितनी ऊर्जा चाहिए उसे बोलते हैं ऊर्जा अवरोध, एनर्जी बैरियर। दूसरा, अभिकारक अणुओं का निश्चित अभिविन्यास होना चाहिए, यानी सही तरीके से टक्कर होनी चाहिए। एक एक करके समझते हैं। ऊर्जा अवरोध है क्या? देखिए, बोला जाता है कोई रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में बदलना चाहता है तो उसको मिनिमम इतना एनर्जी चाहिए। मान लो अगर बोल दिया जाए मिनिमम 10 किलो जूल का एनर्जी होगा तभी वो प्रोडक्ट में बदलेगा, तो उस मिनिमम एनर्जी को ही थ्रेशहोल्ड एनर्जी बोला जाता है। और ये कहा जाता है जब कोई अभिकारक 10 किलो जूल का या इतना न्यूनतम एनर्जी को प्राप्त करेगा तभी वो प्रोडक्ट में बनेगा, तो उस न्यूनतम एनर्जी को बोला जाता है ऊर्जा अवरोध। जैसे मान लो ना, मैं कोई टेस्ट लूँ और मैं बोल दूँ टेस्ट में जितने लड़के 50 में 40 नंबर लाएंगे उनको मैं फर्स्ट कह दूँगा, उनको मैं टॉपर कह दूँगा। तो जितने 40 लाएंगे वो टॉपर बन गए, जो 40 नहीं ला पाए वो टॉपर नहीं बने। तो टॉपर बनने के लिए अवरोध कितना है? 40 नंबर का। उसी तरह रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा होती है उसे ऊर्जा अवरोध कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो संगठन अणुओं के पास होना आवश्यक होता है जिससे रासायनिक अभिक्रिया संभव होती है, दहली ऊर्जा कहलाती है। आपसे कंपटीशन में पूछता है दहली ऊर्जा क्या है? ऊर्जा की वह मात्रा, वह न्यूनतम मात्रा जो टक्कर करने वाले अणुओं के पास होना चाहिए जिससे रासायनिक अभिक्रिया संभव होती है, उसे दहली ऊर्जा कहते हैं। अब बात करते हैं कोलाइजन फ्रीक्वेंसी का। प्रति इकाई समय, प्रति इकाई आयतन में, यानी प्रति इकाई समय में तथा प्रति इकाई आयतन में अभिकारक अणुओं के बीच टक्करों की संख्या को ही, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, प्रति इकाई समय, प्रति इकाई समय तथा प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई समय तथा प्रति इकाई आयतन में अभिकारक अणुओं के बीच टक्करों की संख्या को ही संगठन आवृत्ति या टक्कर आवृत्ति कहते हैं। इसे Z से सूचित किया जाता है। देखिए यहाँ भी ग्राफ बना दी, ये बता रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, और ये एनर्जी को बता रहा है। अब मैं यहाँ पर कह दूँ ये बिंदु A है, ये बिंदु A कहता है दहली ऊर्जा को, थ्रेशहोल्ड एनर्जी को। ये बिंदु A दहली ऊर्जा को बता रहा है। अब बताओ F और एनर्जी के बीच का ग्राफ, इतना ऊपर गए, इतना ऊपर गए, इतने मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं पर उनका ऊर्जा A से कम है ना, इनके टकराने से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहाँ तक भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। पर इसके बाद जो मॉलिक्यूल यहाँ टकरा रहा है, यानी जिसको मैंने इस तरह से शेड कर दिया है, इतने मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलाइजन कर रहे हैं, इनसे प्रोडक्ट बन रहा है। अतः अभिकारकों के उन टक्करों से उत्पाद प्राप्त होते हैं जिनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा से अधिक होती, यानी ए बिंदु से जिसकी जिसकी ऊर्जा अधिक थी वो बना देगा। अब इसी तरह एक और कारण होता है अभिविन्यास। सही अभिविन्यास में टक्कर होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया में संगठन अणुओं को, यानी जो अणु टक्कर कर रहे हैं, टक्कर के समय अनुकूल अभिविन्यास में होना चाहिए। सही अभिविन्यास वह होता है जिसमें पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं और उनके बीच में सीधा संपर्क होता है। एग्जाम्पल से दिखाते हैं, फिगर से आपको दिखाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए फिगर,
मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूँ, एग्जाम्पल ले लो, NO2 NO2 क्या बन रहा है, N2O4। अब टक्कर कितना जरूरी है देखिए, ये NO2 टकराया, पहला और दूसरा मॉलिक्यूल एक दूसरे के समीप आए, यहाँ पर इनके बीच में टक्कर हो रहा है। तो सही टक्कर है तो बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन गया, N2O4, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक दूसरे टकराया, बॉन्ड बन गया, तो मतलब बोलेंगे सही टक्कर। पर अब देखो, अगर ये NO2 एक मॉलिक्यूल, ये NO2 दूसरा मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन टकरा जाए, यहाँ पर टक्कर हुआ, और सही टक्कर नहीं है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग हो गए, NO2 अलग हो गया, दूसरा NO2 अलग हो गया, तो इससे अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा, इसे इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन बोलेंगे। यानी पहले वाला सही अभिविन्यास में है और दूसरा वाला गलत अभिविन्यास में है। अब इसी तरह स्टूडेंट्स, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कोलाइजन फ्रीक्वेंसी। अभिक्रिया के वेग तथा संगठन आवृत्ति, रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt होता है, संगठन आवृत्ति z, इनके बीच में संबंध डायरेक्ट है। यदि z संगठन आवृत्ति, टक्कर आवृत्ति z है, और f अणुओं की वह संख्या जिसमें क्रिया करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है, यानी f वो अणु हैं जिनका ऊर्जा दहलीय आवृत्ति से अधिक होता है, तो सीधे इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है अभिकारक के रूप में dx/dt माइनस z गुणे f। आगे हम लोग इसका प्रूफ भी देख लेंगे, पर अभी आप लोग याद रखें ये होता है, इसे इक्वेशन 1 कह दें। फिर आपको स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में पढ़ाए थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, या बोल्ट्जमैन कंसेप्ट के हिसाब से F बराबर E का पावर माइनस E/RT, ये वो एनर्जी है जो अभिकारक अणुओं के पास होगी तो अभिक्रिया संपन्न होगी। यानी E अणुओं के वह प्रभाव जिनकी ऊर्जा E से अधिक है, और इसी ऊर्जा को संक्रियण ऊर्जा कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब ये E एक्टिवेशन एनर्जी है तो E किसके बराबर हो जाएगा, EA के बराबर। तो इसमें रख देंगे F बराबर E का पावर माइनस EA/RT, इस पूरे को उठा के इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो रेट आ गया Z.E का पावर माइनस EA/RT। मैं कुछ बुक्स में इतने पे ही छोड़ देता है, पर स्टूडेंट्स सही रेट तब आएगा जब हम लोग अभिविन्यास को भी शामिल करेंगे। अब यदि हम आपसे कहें, यदि अभिविन्यास अवरोध या प्रभावी अभिविन्यास युक्त संगठनों का संभावित प्रभाज P है, यानी ओरिएंटेशन फैक्टर को P बोल देंगे, तो रेट हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, PZE का पावर माइनस EA/RT। यहाँ P क्या है, अभिविन्यास ओरिएंटेशन फैक्टर, Z टक्कर फ्रीक्वेंसी टक्कर आवृत्ति, EA क्या है, संक्रियण ऊर्जा, पीछे भी बताए हैं और आगे ही बताएंगे क्या होता है, R गैस नियतांक, T आपका टेम्परेचर। ये संबंध आप याद रखेंगे। अब स्टूडेंट्स इसमें एक और कंसेप्ट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव देखते हैं। आपको पहले ही बताए थे, लगभग सभी अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, एवं 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि से अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। ताप की अभिक्रिया पर ताप का प्रभाव अभिक्रिया दर पर ताप गुणांक से पदों में व्यक्त किया जाता है। ताप गुणांक को n से सूचित करोगे, T + 10 डिग्री सेल्सियस, यानी
308 केल्विन पर वेग स्थिरांक। T डिग्री पर वेग स्थिरांक, इसी का अनुपात n होता है। अधिकांश अभिक्रियाओं में n का वैल्यू 2 से ज़्यादा और 3 से छोटा होता है। यानी टेम्परेचर के साथ साथ कोलाइजन फ्रीक्वेंसी भी प्रभावित करती है। ताप बढ़ाने से अणुओं की औसत ऊर्जा बढ़ती है, जिससे प्रति सेकंड प्रति आयतन संगठन आवृत्ति बढ़ जाती है। तो टक्कर आवृत्ति परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होती है। यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे Z का वैल्यू बढ़ते जाएगा। पर आप देखें अनुपात लिया जाता है, Z 308 और Z 298 केल्विन पर कितना आ गया 1.016। तो सिर्फ कोलाइजन फ्रीक्वेंसी को अगर हम शामिल करें तो कोलाइजन फ्रीक्वेंसी तो यही बताएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कितना बढ़ना चाहिए 1.016। पर स्टूडेंट होता क्या है, इससे स्पष्ट होता है कि ताप वृद्धि के साथ अभिक्रिया दर में वृद्धि केवल कोलाइजन फ्रीक्वेंसी के कारण अगर होगी तो इसे केवल कितना होना चाहिए 1.016 के गुणक में बढ़ना चाहिए। परंतु हम जानते हैं ये 2 गुना से भी अधिक बढ़ती है। अर्थात अगर ये 2 गुना से भी अधिक बढ़ रहा है तो ये साबित कर रहा है कि अभिक्रिया दर की वेग में वृद्धि कोलाइजन फ्रीक्वेंसी से अकेले संभव नहीं है, यानी किसी और कारक के ऊपर निर्भर करती है। किसके ऊपर निर्भर करती है अब हम समझेंगे उसे। इफेक्टिव कोलाइजन प्रभावी टक्कर, जिसको समझाने के लिए मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने एक ग्राफ दिया, उस ग्राफ को समझते हैं। ध्यान देना, मैं पहले ग्राफ समझा दूं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल F, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल F है और एनर्जी के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। पहला ग्राफ T टेम्परेचर पर, ये जो A है, A पॉइंट है, ये बता रहा है थ्रेशोल्ड एनर्जी को, यानी प्रभावी टक्कर करने वाले अणुओं के बीच में और एनर्जी के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। मैंने बोला A पॉइंट दहली ऊर्जा को बना रहा है, बता रहा है। यहाँ से ग्राफ ऊपर गया, यहाँ तक इतने मॉलिक्यूल टकराए, पर इनका एनर्जी का वैल्यू A से कम है ना, तो इनके टक्कर से कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। पर नीचे ग्राफ आया, आते आते अब ये ग्राफ देखो, यहाँ पर जो वैल्यू है इसके बाद A से ज़्यादा होने लगी, तो जो ब्लू वाला हिस्सा है, ये ग्राफ ब्लू वाले हिस्से के साथ बढ़ रहा है। देखिए हम यहाँ पर ब्लू से बना देते हैं, इस हिस्से के साथ बढ़ रहा है। मतलब A B C D जितना एरिया ब्लू पेन से घेरा हुआ है, T टेम्परेचर पर इतने मॉलिक्यूल प्रभावी टक्कर कर रहे हैं। पर अब मैं क्या कहता हूँ भाई, मैं टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। अगर टेम्परेचर को मैं 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, ग्राफ ये गया थोड़ा ऊपर आ गया, तो अब देखो A बिंदु के ऊपर कौन सा है, F बिंदु, यानी यहाँ से मॉलिक्यूल जो हैं उनका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। अब कितने मॉलिक्यूल टकराएंगे, A B और ये पॉइंट E और ये पॉइंट F, यानी पहले के मुकाबले अब ग्राफ अब कितना शेडेड एरिया हो गया, 2 गुना हो गया। यानी पहले A B C D भर अणु टकरा रहे थे, अब A B E F भर टकरा रहे हैं, पहले के मुकाबले 2 गुना टकरा रहे हैं, तो निश्चित रूप से रेट बढ़ जाएगा। इसी बात को देख लीजिए, यदि बिंदु A दहली ऊर्जा को प्रदर्शित करता है तो शेडेड भाग, छायांकित भाग ABCD दहली ऊर्जा से अधिक वाले अणुओं के प्रभाज को प्रदर्शित करता है। ठीक है, परंतु टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो अणुओं जिनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा से अधिक है, छायांकित भाग ABEF से प्रदर्शित होते हैं, जो कि ABCD का दुगना है।
यानी पहले वाले से दोगुना टकराने लगा। अतः ताप वृद्धि से अभिक्रिया के वेग में वृद्धि किसके कारण होती है? इफेक्टिव कोलाइजन की संख्या में वृद्धि से होती है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर कठिन था। बिना सामने उपस्थिति के पढ़ाना कठिन होता है। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। तो बेहतर के लिए पहले बोर्ड वाले कंसेप्ट को समझना, फिर नोट्स वाले कंसेप्ट को समझना, लेक्चर को एक बार में सुनना, 100% समझ आएगा और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स।